हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है 9 फरवरी, आज है 10 फरवरी और देखते हैं आज के कितने प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के प्रश्नों को। एक बार मैं पेन थोड़ा सा ले लेता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने उन्नत अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया गया है आईआईएससी के द्वारा। आईआईएससी ये क्या है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, आईआईएससी ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है जिसके साथ डीआरडीओ ने समझौता किया है। कहा गया है कि डीआरडीओ साइंस एमओयू विथ आईआईएससी टू एस्टेब्लिश सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर एडवांस रिसर्च। इस समझौते के तहत किया इस समझौता किया गया है ताकि भविष्य में जो एडवांस रिसर्च कर सके, भविष्य में एडवांस रिसर्च कर सके और जेटीएपी के साथ मिलकर इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। जेटीएपी क्या है? तो ये है ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, जिसके साथ में मिलकर इस एडवांस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। डीआरडीओ की बात करें तो इस समझौता ज्ञापन के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ जेएटीपी को उन्नत और अद्वितीय अनुसंधान सुविधाओं को से लैस करने की सहायता करेगा, जिसमें डीआरडीओ के वैज्ञानिक और इंजीनियर अनुसंधान संकाय और विद्वानों के साथ एक उन्नत एरोस्पेस सिस्टम और सामग्री में काम करेंगे, ताकि वहां पे जो उच्च तापमान और सामग्री जिसके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स क्वांटम की तकनीकी बनाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? हाई इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी etc इस सब चीजों पे काम करेंगे। किसके साथ मिलकर? जेएटीपी के साथ मिलकर, यानी कि ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के साथ मिलकर डीआरडीओ ने एक समझौता किया है। आईआईएससी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसके संस्थापक है जमशेद जी टाटा। इसके डायरेक्टर कौन है? गोविंदन रंगराजन। और ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। केरल फिट्स रेगुलर का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है? तो ये किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है? केरल फिट्स रेगुलर टू इनकरेज गोट फार्मिंग इन स्टेट लॉन्चिंग, यानी कि इसमें फिट बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक किया गया है। ये एक पशु आहार कार्यक्रम है जो गोट फीड मार्केट लॉन्च किया गया है। ये कहाँ किया गया है? केरला में। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गाय और बकरी के लिए एक उचित पोषण तैयार करना। केरला फीड्स लिमिटेड केएफएल के अध्यक्ष है केएफएल के अध्यक्ष कौन है? इंदुशेखरन नायर ने औपचारिक रूप से यह एक समारोह को उत्पाद किया है, जिसमें केरल फीड्स रेगुलर को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत गाय और बकरियों के पालन के अलावा सब्जी उगाने, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
KFL एक PSU और ISO 1901 2008 में प्रमाणित कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में केरल सरकार के अधीन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? थिरुसर जिले में, केरल के थिरुसर जिले में इसकी मुख्यालय है। इसमें बकरी, मुर्गी, खरगोश और खनिज से भरपूर केरामिन और घास के ढेरों के अलावा 3 प्रकार के पशु फीड के उत्पादन भी करती है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख कौन बनने जा रही है? तो WTO की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नागोजी ओकांजो इवेला को बनाने जा रहा है। WTO को पहले क्या कहा जाता था? GATT कहा जाता था। GATT, ये GATT क्या है? WTO को एक समय में GATT कहा जाता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन ट्रैफिक। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन ट्रैफिक इसे कहा जाता था, लेकिन 1995 में इसे कहा जाता था WTO को। इसमें नाइजीरिया के वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। ओकांजा इवेला WTO के नेतृत्व करने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बनने की ओर अग्रसर है। यह एक अफ्रीकन है। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, यानी कि 1 जनवरी 1995 के बाद इसको 1 जनवरी 1995 को WTO कहा गया। पहले इसे JATT कहा जाता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन ट्रैफिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर अभी रिक्त है। हाल ही में किसने उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? HAL के द्वारा किया गया है। HAL टू डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाई एल्टीट्यूड पिस्यूडो सैटेलाइट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक घोषणा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये एक प्रकार का सूडो सैटेलाइट है। ये एक प्रकार का सूडो सैटेलाइट डेवलप करेंगे, जिससे कि दुश्मनों के क्षेत्र के अंदर जाकर के वहां की इनसाइड जानकारी प्राप्त कर सके। HAL के निदेशक कौन है? अरूप चटर्जी, जिनके द्वारा ये कहा गया है। अरूप चटर्जी ने कहा है कि उपग्रह सौर ऊर्जा से लवरेज हो जाएगा और 2 से 3 महीनों के लिए 70,000 फीट के आसपास मानव रहित उड़ान बन जाएगा और इसकी जानकारी लेगा जो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसमें कहा गया है कि दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक यह विकसित नहीं किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4 फरवरी 2021 को घोषणा किया गया है। यह दुनिया का पहला स्टार्टअप कंपनी है। दुनिया का पहला स्टार्टअप कंपनी के साथ एक फ्यूचरिस्टिक हाई एल्टीट्यूड छद्म उपग्रह विकसित कर रहा है, जिसकी क्षमता काफी ज्यादा होगी। HAL की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वालचंद हीराचंद ने 1940 में किया था। HAL की स्थापना किया था वालचंद हीराचंद के द्वारा, जो 1940 में। ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में पहले इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1964 में था, और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बन गया। HAL एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और यह
डिफेंस के द्वारा ये शासित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में समग्र शिक्षा योजना खबरों में है। समग्र शिक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें कहा गया है कि स्कूल अंडर समग्र शिक्षा अभियान टू बी रीनेम आफ्टर सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसके नाम को चेंज किया जा रहा है। किसके नाम पे किया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे, यानी कि समग्र शिक्षा को अब सुभाष चंद्र बोस समग्र शिक्षा कहा जाएगा। इससे क्या होगा? ताकि इससे लोगों के अंदर एक जोश और उत्साह भरे जा सके। जैसा कि एचआरडी मिनिस्टर को अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कहा गया, उसी तरह एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ने समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और छात्रावास के रूप में नामित किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन स्कूलों का जुड़ाव बच्चों के लिए है, एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। जैसा कि हमने बताया कि ये एक जोश और उत्साह से भरा जाएगा, ताकि लोगों के अंदर एक जोश और उत्साह हो। इसके अलावा इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों और प्रशासन को भी इसमें प्रेरित करेगा। चौबीस मई 2018 को सर्व शिक्षा अभियान यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा को समग्र शिक्षा अभियान बनाने के लिए शुरू किया गया। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 24 मई 2018 को। हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 16,000 करोड़ की राशि दी गई है। इसमें तीन प्रकार की फसल की बात की गई है, जिसमें खरीफ, रबी, वाणिज्य। इस पे क्या होगा कि फसल यदि खराब हो जाता है किसी वजह से, इसमें सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आने की वजह से जो भी फसलें खराब हो जाती है उस पर राशि मुहैया कराया जाएगा। सरकार के द्वारा किसानों की फसलों को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना नहीं है, यहाँ पे गलत है, ये मिसप्रिंट है। ये फसल बीमा योजना है, जिसके लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई। कृषि मिनिस्टर ने कहा है, कृषि मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि पिछले वर्ष 2020-21 के मुकाबले में लगभग 305 करोड़ रुपए की बजट वृद्धि किया गया है, यानी कि अभी इस बार 305 करोड़ रुपए में वृद्धि किया गया है, ताकि कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जाता है। यह विश्व स्तर पर किसान भागीदारी के मामले में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा फार्मर मंत्रालय के द्वारा आता है, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर ही आता है। इसे 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, इसके नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में होप मंगल मिशन खबरों में था। यह मिशन किस देश से संबंधित है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये अरब देश का पहला स्पेस मिशन है। इमराइट्स मिशंस होप प्रोबलाइंस ऑफ हिस्टोरिक मार्क्स, यानी कि अरब देश जो है, अरबियन देश, ये इसका पहला अब तक का अंतरिक्ष मिशन है। पहला अंतरिक्ष मिशन यूएई की होप जांच मंगलवार को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गई है। ये मंगल की मार्स ग्रह पे पहुंच गया है।
से पहले यूएई, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले जुलाई में मंगल ग्रह के लिए परियोजना शुरू की थी, जब पृथ्वी और मंगल निकटतम है। अमीर खाड़ी राज्य यूएई मंगल पर पहुंचने वाला 5वां राष्ट्र बन जाएगा और यूएई के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया जाएगा। यानी कि इस दिन अपनी यूएई 50वीं एनिवर्सरी भी मना रहा है। कब भेजा गया था? जुलाई में। होप को अरबी में अल अमल के रूप में जाना जाता है। कम से कम एक मंगल वर्ष या 687 दिनों के लिए ग्रह की परिक्रमा करेगा। यानी कि इसका जो मिशन है ये 687 दिन ग्रह की परिक्रमा करेगा। जबकि चीन के द्वारा भेजा गया है वो तियानवेन है, तियानवेन 1, और अमेरिका के द्वारा रोवर भेजा गया है जो मंगल ग्रह पर उतरेगा। इमिराट्स मार्स मिशन की बात करें तो ये मार्स ऑर्बिटर है। ये यानी कि मंगल की परिक्रमा करने वाला है। इसके संचालक कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र। मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र। इसकी तारीख कब लॉन्च किया गया था? 20 जुलाई 2020 को। और कक्षा में प्रवेश कब किया गया था? कक्षा में कब प्रवेश किया? 9 फरवरी 2021 को। यानी कि 9 फरवरी को मंगल ग्रह पे पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी सरकार निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड की घोषणा की है? तो ये लैंड के लिए किया गया है। जिस तरह से आधार नंबर होता है उसी तरह से अब एक लैंड के लिए भी नंबर दिया जाएगा, यानी कि जो 16 अंकों का होगा। इससे लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए चिन्हित किया जा सके, ताकि इसे पहचाना जा सके कि कौन इस जमीन का असली मालिक है। इसमें सभी प्रकार के कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिन्हित करने के लिए ये कोड जारी किया जाएगा। ये कितने अंकों की होगी? ये 16 अंकों की ये 16 अंकों की। पहले जो 6 अंक होगा वो आबादी के आधार पे होगा, और अगले 4 अंक किस पे होगा? विशिष्ट पहचान को निर्धारित करने के लिए होगा, और 11 से 14 तक के अंक भूमि विभाजन की संख्या होगी, और अंतिम 2 अंकों की श्रेणी का विवरण होगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्य भूमि की पहचान की जाएगी, ताकि अंतिम जो 2 अंक है उससे ये पता चलेगा कि किस प्रकार की कृषि किया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? तो ये गुलमर्ग में रखा गया है। गुलमर्ग कहाँ है? तो गुलमर्ग है ये जम्मू कश्मीर में। लेज फाउंडेशन ऑफ नेशंस टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इन जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा अब तक का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखा गया। घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है, इसे सोलर इंडस्ट्री इंडिया के सहयोग के द्वारा ये किया गया है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया के सहयोग से भारतीय सेना ने गुलमर्ग में राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करेगी, जो 100 फुट ऊंचा होगा। यह किसके द्वारा प्रायोजित किया जाएगा? सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा। इस सौर कंपनी के साथ भारतीय सेना का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाया जाए, और गुलमर्ग में 1 मिलियन मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के लिए भी ऑर्डर दिया गया है। तो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा प्रायोजित किया गया है? तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होना। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है।
हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष उद्योग ने 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। रूस ने भी हाल ही में घोषणा किया है कि 18 देशों से लगभग 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करेगा। कब करेगा? मार्च में। रशिया टू लॉन्च अराउंड 40 सैटेलाइट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज इन मार्च, यानी कि मार्च में 18 देशों को सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। किसके द्वारा किया जाए, किसके थ्रू किया जाएगा? उपग्रहों को सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके ये लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष उद्योग ने घोषणा किया है कि मार्च 2021 में 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है। तो यह एक रूसी सोयूज 2 रॉकेट का उन्नत संस्करण है। रॉकेट का आधार संस्करण 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, जिसका उपयोग पेलोड को कम पृथ्वी की कक्षा में रखने के लिए किया जाता है। जिस तरह से हमारा PSLV GSLV है, उसी तरह से ये सोयूज 2 है। रूस की बात करें तो ये एक रशियन यूरोपियन कंट्री है। आधा यूरोप में भी है और आधा एशिया में भी है, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यहाँ पे जो यूराल पे पर्वत है और यहीं पे यूराल नदी भी है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी है रूसी रूबल। इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कॉन्टिनेंट एक एशिया और यूरेशिया इसे भी कह सकते हैं, या एशिया और यूरोपिया दोनों में है। एशिया और यूरोप दोनों में है ये कंट्री। ये कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है, यानी कि नॉर्थ पोल में ये स्थित है। हाल ही में चमोली में एक विशाल हिमनद फटने की घटना हुई। यह स्थान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। जैसा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक हिमालय जलाशय फट गया था, ग्लेशियर पिघला था, जिसके वजह से कई लोगों की क्षति हुई थी। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू है। 26 रेस्क्यू ऑपरेशन इन चमोली, उत्तराखंड के चमोली में। उत्तराखंड के चमोली में भारी हिमस्खलन हुआ है, ग्लेशियर पिघला है। ये जलवायु परिवर्तन के खतरों पर, जलवायु परिवर्तन के कारण किया गया ये घटना हुई। इस घटना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बाढ़ के रूप में भी देखा जा रहा है। एक तरह से ये बाढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघला तो बाढ़ आ चुकी थी, और उसके वजह से कई लोगों की जान गई। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून। इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 70 सीट है। वही नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी है, राजा जी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। वही इस ग्लेशियर की बात करें तो नंदा देवी ग्लेशियर भी स्थित है, जो वही नंदा देवी ग्लेशियर पिघल चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एक एक्टर थे, अभिनेता थे, जो कपूर फैमिली से संबंधित थे। राजीव कपूर एक जाने माने एक्टर रह चुके थे, जो राम तेरी गंगा मैली इनके प्रसिद्ध पिक्चरों में से एक थी। इसके अलावा राम तेरी गंगा मैली, मेरा साथी एंड हम तुम, चले परदेस, इस तरह के इन फिल्मों में बहुत ये काम कर चुके हैं, जिनकी मृत्यु अभी 58 साल की उम्र में हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता और राज कपूर के बेटे राजीव कपूर का मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया। एक इनके पुत्र थे, राज कपूर के बेटे थे। इनकी 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इन्होंने अंतिम सांस ली। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए? तो ईशांत शर्मा तेज गेंदबाज बने हैं।
तीसरे तेज गेंदबाज बने। इसके अलावा ओवरऑल की बात करें तो ये छठे खिलाड़ी है, छठे भारतीय है जो 300 विकेट ले चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट ईशांत शर्मा becomes third Indian pacer to take 300 टेस्ट विकेट। अगर स्पिन और फास्ट दोनों को मिलाकर बोला जाए तो ये छठे खिलाड़ी है, और सिर्फ तेज गेंदबाज की बात करें तो ये तीसरे खिलाड़ी है। ईशांत शर्मा क्रिकेट में 300 विकेट लेने तीसरे के तेज गेंदबाज बने हैं। ईशांत शर्मा को सोमवार को कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय और तीसरे पेस बॉलर भी बने हुए। छठे कौन कौन है इसमें? कुंबले, अनिल कुंबले, कपिल देव, अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान इसमें शामिल है। अनिल कुंबले 132 में से 619 विकेट लिए हैं। कपिल देव 131 मैच में 434 विकेट, हरभजन सिंह 103 में 417 विकेट, अश्विन 75 में 386 विकेट, जहीर खान 92 में 311 विकेट और ईशांत शर्मा 98 में 300 विकेट। इस तरह से देखे तेज गेंदबाज देखे तो ये तीसरे खिलाड़ी हैं, जैसे एक में जहीर खान है और एक शायद कपिल देव भी हैं जो तेज गेंदबाज थे। इस तरह से, क्योंकि अनिल कुंबले यहाँ स्पिनर है, हरभजन सिंह भी स्पिनर है, अश्विन भी स्पिनर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की हाल ही में जयंती किस दिन मनाई गई? तो ये 8 फरवरी को मनाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो 8 फरवरी को। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये इनको इनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को हुआ था, जो एक महान भारतीय राजनेता भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। भारत के राष्ट्रपति पद भी संभाल चुके थे, संभालने वाले पहले मुस्लिम थे। इसके अलावा जाकिर हुसैन एक भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। इससे पहले 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। वहीं 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। इसके अलावा जामिया इस्लामिया के संस्थापक भी थे 1928 में। 1928 से इसके कुलपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा किया। 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। किस टेनिस किंवदंती का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अख्तर अली का निधन हो गया है। ये एक टेनिस खिलाड़ी थे। टेनिस लेजेंड अख्तर अली पास अवे was father figure and coach to several top Indian stars। तो ये एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी रह चुके थे। 1939 में जन्म कब हुआ था? 1939 में। 1955 में राष्ट्रीय जूनियर यानी कि पहली बार 1955 में टेनिस खेले। 1958 से 64 के बीच पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, मैक्सिको, जापान और मोनाको के खिलाफ 8 डेविस कपों के संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहीं अख्तर अली एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप के विजेता भी रह चुके थे। 1966 से 93 तक राष्ट्रीय टीम के कोच भी रहे अख्तर की। इसके अलावा इनके अंदर आनंद अमृतराज, रमेश कृष्णन, इस तरह से। इसके अलावा वह सानिया मिर्जा के सलाहकार भी रह चुके थे। तो ये थे आज के आपके 15 प्रश्न जो हमने एग्जाम के व्यू से देखा, जिसको अच्छे तरह से डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।